सो हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेवियर के रूम में हाइड होने के सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन टाइलर को किस करने पर वेंसडे को जो विजन आता है कि टाइलर ही असली हाइड है और ये पता चलते ही वेंसडे तुरंत वहां से भाग गई थी। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए। आइए अब देखते हैं इस सीरीज का अगला और आखिरी एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में टाइलर को एक सुनसान जगह पर किसी का इंतजार करते हुए दिखाया जाता है और थोड़ी देर बाद वेंसडे वहां आती है। टाइलर वेंसडे से कहता है कि उसके द्वारा भेजी गई चिट्ठी उसे मिल गई थी जिसमें वेंसडे ने उससे मिलने के लिए बुलाया था। उस दिन जिस तरह वेंसडे कॉफी शॉप से भाग गई थी उस वजह से टाइलर को लगा था कि वेंसडे अब कभी वापस नहीं आएगी। वो वेंसडे से पूछता है कि क्या ये कोई डेट है। वेंसडे कहती है कि ये एक सरप्राइज है। टाइलर उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है लेकिन वेंसडे उससे दूर हो जाती है और पहले के अंदाज में उससे कहती है कि उस दिन जब उसने उसे किस किया था तो उसकी आंखें खुल गई। टाइलर को समझ नहीं आ रहा होता कि वेंसडे किस बारे में बात कर रही है। वेंसडे उसे बताती है कि वो जान चुकी है कि वो एक हाइड है। बस एक सवाल उसके मन में है कि उसने अपने मुक्तिदाता यानी साइकियाट्रिस्ट को क्यों मार डाला। वेंसडे के इस सवाल से टाइलर अभी भी कंफ्यूज दिख रहा था। वो इस बात से साफ इनकार करता है कि वो हाइड है। तब वेंसडे कहती है कि आउटरीच डे के दिन वो टाइलर को बताकर ही मीटिंग हॉल में गई थी। इवन डांस की रात भी जब यूजिन गुफा में जाने के लिए आया था तब भी वो वहीं था। उसने जरूर साइकियाट्रिस्ट को मैसेज करके ये बात बता दी थी कि हमें गुफा के बारे में पता चल चुका है। इसी वजह से साइकियाट्रिस्ट सबूत मिटाने गुफा में गई थी। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि यूजिन उसे देख रहा है और जैसे ही उसे यूजिन को वहां देखा उसने टाइलर को यूजिन को मारने भेजा। वेंसडे टाइलर की एक चाल की दाद देती है कि वो कहती है गैरेट गेट्स के बंगले में खुद को घायल करने की उसकी चाल वाकई में कमाल की थी लेकिन अब उसका भंडा फूट चुका है। लेकिन टाइलर अभी भी ये बातें मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो एक हाइड है। वो अपनी बात रखते हुए कहता है कि अगर वो हाइड है तो वह उससे मिलने अकेले क्यों आई है। वेंसडे उसे बताती है कि वो वहाँ अकेले नहीं आई और ये कहते ही नाइट सेट्स के कुछ मेंबर सामने आते हैं। टाइलर उन्हें देखकर वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ता है पर बियंका अपनी सायरन शक्ति की मदद से उसे उनके साथ चलने के लिए मजबूर करती है। अगले सीन में वे सब जेवियर के आर्ट रूम में होते हैं जहाँ उन्होंने टाइलर की लोहे की जंजीरों से बांध रखा था। जब टाइलर होश में आता है तो खुद को लोहे की जंजीरों से बंधा देखकर चौंक जाता है। वो वेंसडे को ये सब पागलपन बंद करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। हालांकि वेंसडे उसे आसानी से वहाँ से जाने नहीं देने वाली थी। वो उसे नेवरमोर के पुराने स्टूडेंट्स की एक तस्वीर दिखाती है। वेंसडे कहती है कि वो हमेशा जब भी इस तस्वीर को देखती थी तो उसकी नजर सिर्फ अपनी माँ यानी मोर्टिशिया पर रहती थी। लेकिन उसी तस्वीर में एक और लड़की है जो और कोई नहीं बल्कि टाइलर की माँ है। टाइलर कहता है कि वो ये बात एक्सेप्ट करता है कि उसकी माँ एक आउटकास्ट थी लेकिन इस बात को उसके हाइड होने से क्या लेना देना। वेंसडे टाइलर को उसकी माँ के मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाती है जो उसे टाइलर के गैराज से मिले थे। उसमें लिखा था कि टाइलर के जन्म के बाद उनकी मानसिक हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वेंसडे अंदाजा लगाती है कि इसके बाद ही वो एक हाइड बनी होगी क्योंकि ज्यादा मानसिक तनाव भी हाइड को जागृत करता है। टाइलर कहता है कि उन्हें सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था। वेंसडे टाइलर को भी हाइड में बदलने के लिए उस पर मानसिक दबाव डालने लगते हैं लेकिन टाइलर टच से मस नहीं हो रहा था। तभी एजेक्स के फोन पर एनिड का मैसेज आता है कि बॉटनी टीचर को इन स्टूडेंट्स का हॉस्टल में न होने पर शक हो गया है। एजेक्स वेंसडे से पूछता है कि टाइलर को हाइड में बदलने में और कितना वक्त लगेगा। वेंसडे टाइलर के अंदर के हाइड को जगाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने वाली होती है। वो टाइलर को टॉर्चर करने के लिए अपने बैग से एक हथियार बाहर निकालती है। ये सब देखकर बाकी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि वेंसडे ने उन्हें टाइलर को टॉर्चर करने के बारे में कुछ नहीं बताया था। वेंसडे उनसे कहती है कि टाइलर को उसके हाइड के रूम में लाने के लिए उसे टाइलर को दर्द देना होगा। इतना कहकर वो टाइलर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है। ये देख बाकी सब घबरा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बियंका वेंसडे से कहती है कि टाइलर को टॉर्चर करने के बजाय प्रिंसिपल से इस बारे में बात करनी चाहिए पर वेंसडे प्रिंसिपल इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं करेगी कहकर मना करती है। उसकी बात ना सुनते हुए देख बियंका भी वहाँ से चली जाती है। वेंसडे जब तक टाइलर हाइड नहीं बन जाता तब तक हार नहीं मानने वाली थी। दूसरी ओर शेरिफ साइकियाट्रिस्ट की एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था। वो रिकॉर्डिंग उसे साइकियाट्रिस्ट के सामान से मिली थी। उसमें साइकियाट्रिस्ट कह रही होती है कि टाइलर के दिमाग पर अपनी माँ को खोने का काफी गहरा असर हुआ है। साइकियाट्रिस्ट जब भी उसकी माँ की कोई बात छेड़ती थी तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था और पूरी तरह से बदल जाता है मानो जैसे टाइलर के जिस्म में कोई और ही इंसान है। तभी शेरिफ को प्रिंसिपल का कॉल आता है। दरअसल बियंका और बाकी स्टूडेंट्स ने वेंसडे और टाइलर के बारे में प्रिंसिपल को बता दिया था। उधर जेवियर के आर्ट रूम में वेंसडे अभी भी टाइलर को टॉर्चर कर रही होती है। टाइलर अभी भी सिर्फ यही कह रहा था कि वो बस एक आम इंसान है। वेंसडे उसे और ज्यादा दर्द देने के लिए अपने बैग से हथौड़ी बाहर निकालती है। वो हथौड़ी से उस पर वार करने ही वाली होती है कि तभी शेरिफ वहाँ आ जाता है और वेंसडे को गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि उस पर कोई भी चार्ज लगाए बगैर उसे छोड़ देता है। वेंसडे को लगता है कि शायद शेरिफ को टाइलर ही हाइड है, ये बात पहले से पता है, इसी वजह से वो उसे छोड़ रहा है। वो शेरिफ से पूछती है कि उसे कब से पता है कि टाइलर ही हाइड है। शेरिफ ये बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है पर वो शांति से कहता है कि जेवियर ही हाइड है और क्योंकि वेंसडे ने उसे
पकड़ने में उसकी मदद की थी, इसलिए वो उसे छोड़ रहा है। वेंसडे की इस हरकत की वजह से प्रिंसिपल भी उससे काफी ज्यादा खफा थी। जब वेंसडे पुलिस स्टेशन से बाहर जा रही होती है तब टाइलर उससे मिलने उसकी तरफ जाने लगता है, पर तभी शेरिफ उसे रोकता है। टाइलर कहता है कि वेंसडे उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो उसे एक बार मिलना चाहता है। शेरिफ उसे इसकी इजाजत दे देता है। टाइलर वेंसडे के करीब जाता है और अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। वो उससे पूछता है कि उसे हारकर कैसा लग रहा है। इसके बाद टाइलर बताता है कि हाइड बनने के शुरुआती दिनों में वो अपने बिस्तर पर बिना कपड़ों के उठता था। उसका पूरा शरीर खून से भरा रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा और उसे लोगों की चीखें सुनने में, उन्हें तड़पाकर मारने में काफी ज्यादा मजा आने लगा। वो उसके कान में जाकर कहता है कि अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। नेवरमोर पहुंचने के बाद प्रिंसिपल वेंसडे को उसका सामान बांधने के लिए कहती है। वेंसडे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि टाइलर ही हाइड है और उसने खुद ये बात उसे बताई है। हालांकि प्रिंसिपल उसकी किसी भी बात पर यकीन करने के लिए मूड में नहीं थी। वेंसडे अपनी बात में वजन डालने के लिए उसे बताती है कि टाइलर की माँ ही हाइड थी और वो नेवरमोर की ही स्टूडेंट थी, पर प्रिंसिपल कहती है कि वो उसकी माँ को जानती थी। वो अच्छी औरत थी, पर उसने कभी उसकी शक्तियों के बारे में नहीं पूछा। वेंसडे प्रिंसिपल से ये बात साबित करने के लिए एक मौका मांगती है, पर प्रिंसिपल अपने फैसले से टस से मस नहीं होती। फिर वेंसडे वहाँ से जेल में बंद जेवियर से मिलने जाती है। जेवियर को पुलिस ने जंजीरों से बांध रखा था। वेंसडे जेवियर से कहती कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, जेल के गार्ड्स और कैमरे को थिंक संभाल रहा है। जेवियर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस हालत में पहुंचाकर अब उसे उससे क्या लेने आई है। वेंसडे उसे बताती है कि टाइलर ही असली हाइड है और टाइलर ने उसके जरिए जेवियर को फंसाया है। जेवियर उसे ये सब कैसे पता चला पूछता है। वेंसडे उसे बताती है कि जब उसने टाइलर को किस किया था तब उसे एक विजन दिखाई दिया था। किस की बात सुनते ही जेवियर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वेंसडे उससे पूछती है कि क्या उसे कोई विजन आया है, पर जेवियर उसकी कोई भी मदद करने से इनकार करता है। वेंसडे उसे रोवन की माँ द्वारा बनाई गई तस्वीर दिखाती है और आने वाले संकट के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर जेवियर उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो उससे कहता है कि अगर वो तस्वीर में दिखाई गई भविष्यवाणी को रोकना चाहती है तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं रहेगी तो भविष्यवाणी कभी साबित नहीं होगी। जेवियर गुस्से में वेंसडे को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वेंसडे को जेवियर के वहाँ से चले जाने की बात कुछ हद तक सही लगती है। वो अगले दिन वहाँ से जाने के लिए अपना सारा सामान बांध लेती है, पर टाइलर का शहर में खुला घूमना वेंसडे को सही नहीं लग रहा था। एनिड उसे दिलासा देते हुए कहते कि अगर उसने नेवरमोर में कुछ करने की कोशिश की तो उसे यहाँ वेयरवुल्व्स, गोर्गन्स और वैम्पायर्स का सामना करना पड़ेगा। एनिड वेंसडे को बताती है कि उसे यूजिन की माँ का मैसेज आया था कि यूजिन को होश आ गया है। वेंसडे जाने के लिए बाहर निकलती है। उसे बियंका और नाइटशेड्स क्लब के बाकी स्टूडेंट्स मिलते हैं। बियंका उससे माफी मांगती है कि उनकी वजह से उसे स्कूल से निकाला गया। वेंसडे आगाह करते हुए कहती है कि नेवरमोर को आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जल्द ही यहाँ खून की नदियां बहने वाली हैं। तभी बॉटनी टीचर वहाँ आती है। वो वेंसडे को गुड बाय गिफ्ट के तौर पर एक फूल का पौधा देती है। वैसे तो वो पौधा जहरीला था, लेकिन साथ ही उस पौधे को एक नई शुरुआत की निशानी माना जाता है, इसलिए बॉटनी टीचर ने उसे वो पौधा दिया था। बॉटनी टीचर वेंसडे से कहती है कि उसे उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, वो जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करेगी। तभी प्रिंसिपल वहाँ आती है। प्रिंसिपल वेंसडे से कहती है कि इस बार वो खुद उसे स्टेशन छोड़कर आएगी। वेंसडे आखिरी बार यूजिन से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। यूजिन से मिलने के बाद सबसे पहले उस दिन यूजिन के साथ जंगल में न जाने के लिए वेंसडे उससे माफी मांगती है। वेंसडे उसे बताती है कि हाइड राक्षस अभी भी खुला घूम रहा है, इसलिए उसे नेवरमोर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद यूजिन उसे बताता है कि उस रात किसी ने गुफा में आग लगा दी थी। वेंसडे उसे बताती है कि वो साइकाइट्रिस्ट थी। यूजिन को ठीक से तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो कहता है कि उस रात जब धमाके की वजह से रोशनी हुई तो उसे लगा कि आग लगाने वाली औरत ने लाल रंग के जूते पहने थे। वेंसडे लाल रंग के जूते सुनकर सोच में पड़ जाती है। लाल रंग के जूते कोई और नहीं बल्कि बॉटनी टीचर पहनती थी। बॉटनी टीचर अपनी लैब में एक इंजेक्शन को किसी लिक्विड से भर रही थी। तभी अचानक वेंसडे वहाँ आती है। वेंसडे उसे लोरल नाम से पुकारती है। उस पर वो सारे इल्जाम थोपती है जो उसने इससे पहले साइकाइट्रिस्ट पर लगाए थे। बॉटनी टीचर उसके सारे इल्जामों को ठुकरा देती है और कहती है कि उसे खुद को जरूर किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वेंसडे वहाँ अकेली नहीं आई थी, उसके साथ टाइलर भी वहाँ आया होता है। वो बॉटनी टीचर को बताती है कि टाइलर ने उसे सब बता दिया है। टाइलर भी वेंसडे की बात का समर्थन करते हुए अपना सिर हिलाता है। वेंसडे बॉटनी टीचर से कहती है कि जरूर उसने पौधे और किसी केमिकल की मदद से टाइलर के अंदर की हाइड को जगाया होगा। उसके पिता एंसल गेट के पास शहर के हर आउटकास्ट की शक्तियों की इंफॉर्मेशन थी। एंसल गेट ने उसे टाइलर की फैमिली का ये राज बचपन में ही बता दिया होगा। इसी वजह से उसने टाइलर को अपनी बातों से बहला फुसलाकर हाइड बनने के लिए राजी कर लिया होगा। हाइड बनने के बाद टाइलर उस पर ही वार न करते, ये सोचकर बॉटनी टीचर ने उसे गुफा के अंदर जंजीरों से बांधकर हाइड बनने की प्रक्रिया को अंजाम दिया होगा और आखिरकार टाइलर ने
उसकी गुलामी मान ली होगी। अभी तक बॉटनी टीचर वेंसडे की बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी, मानो जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो क्या बात कर रही है। पर वेंसडे की बातें सुनने के बाद बॉटनी टीचर एकाएक अपना भोलेपन का नकाब हटा देती है और टाइलर को वेंसडे की बोलती बंद करने का आदेश देती है। साथ ही वो वेंसडे को बताती है कि उसी ने आज टाइलर को स्टेशन भेजा था ताकि वो वेंसडे को मौत की नींद सुला सके, जिस पर वेंसडे कहती है कि वो अभी स्टेशन गई ही नहीं है। अगले ही पल टाइलर प्रिंसिपल विंस के रूप में बदल जाता है, यानी अब तक जो बॉटनी टीचर की हाँ में हाँ मिला रहा था वो टाइलर नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी। बॉटनी टीचर का भांडा फूट चुका था। प्रिंसिपल जान चुकी थी कि बॉटनी टीचर ही लॉरेल है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, लॉरेल प्रिंसिपल के गले में लिक्विड से भरा इंजेक्शन लगा देती है। वो लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि नाइट सीड्स का जहर था। जहर इतना खतरनाक था कि कुछ ही पलों में प्रिंसिपल वहीं अपना दम तोड़ देती है। प्रिंसिपल को देखने के चक्कर में वेंसडे का ध्यान लॉरेल से हट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लॉरेल वेंसडे को बेहोश कर देती है। हालांकि लॉरेल का ध्यान थिंक पर नहीं था, थिंक वहीं मौजूद ये सब देख रहा होता है। दूसरी ओर एनिड अपने बॉयफ्रेंड एजेक्स के साथ रोमांस कर रही थी, तभी उसे यूजिन का कॉल आता है। यूजिन उसे वेंसडे के बारे में पूछता है। वेंसडे के हॉस्टल से जाने के बाद क्या हुआ, एनिड को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यूजिन उसे बताता है कि राक्षस और शहर में जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, उन सबके पीछे बॉटनी टीचर ही है, और यही बात साबित करने वेंसडे प्रिंसिपल के साथ बॉटनी टीचर के पास गई थी। इनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी थिंक वहाँ आता है और उसे लैब में जो कुछ भी हुआ वो सब एनिड को बताता है। एनिड उससे वेंसडे कहाँ है ये पूछती है। थिंक बताता है कि टाइलर और लॉरेल वेंसडे को क्रैक स्टोन की गुफा में ले गए हैं। थिंक उसे नाइट सीड्स को सजग करने के लिए कहता है। हालांकि एनिड को नाइट सीड्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तब थिंक एजेक्स की तरफ इशारा करता है। एजेक्स एनिड को रास्ते में बताता हूँ कहता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनकी सारी बातें यूजिन ने भी सुन ली थी। वो जख्मी हालत में ही अपने बिस्तर से वेंसडे को बचाने जाने के लिए उठता है। यूजिन की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें पहले शेरिफ को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन यूजिन कहता है कि वेंसडे उसकी इकलौती दोस्त है और वो उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो भी वहाँ से निकल जाता है। क्रैक स्टोन की गुफा में लॉरेल और टाइलर ने वेंसडे को जंजीरों से बांध रखा था। वेंसडे हैरान थी कि प्रिंसिपल की तरह उसे क्यों नहीं मारा। वो देखती कि टाइलर ने जितने भी लोगों को मारकर उनके अंग चुराए थे वे सब क्रैक स्टोन की कब्र के चारों ओर रखे थे। पता चलता है कि वो क्रैक स्टोन को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। वेंसडे उससे कहते हैं कि मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते, जिस पर लॉरेल उसे मीटिंग हॉल से चुराई गुडी एडम्स की किताब दिखाती है। उसमें मुर्दों को फिर से जिंदा करने की प्रक्रिया लिखी थी। लॉरेल आगे बताती है कि गुडी एडम्स ने क्रैक स्टोन की कब्र पर एक खून का ताला लगाया है और उस ताले को सिर्फ गुडी एडम्स के वंशज ही खोल सकते हैं। इसी वजह से उसने उसे अब तक जिंदा रखा है। दूसरी ओर शेरिफ जेवियर को लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी हवलदार का फोन आता है। वो उसे बताती है कि उसे अभी यूजिन की माँ का कॉल आया था और उनके मुताबिक नेवरमोर में कुछ भयानक घटने वाला है। लेकिन दिक्कत ये है कि किसी ने पुलिस स्टेशन में जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबके टायर पंचर कर रखे थे। ये सुनते ही शेरिफ खुद नेवरमोर की तरफ निकल पड़ता है। क्रैक स्टोन को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लॉरेल वेंसडे के हाथ को काटती है और उसके हाथ को क्रैक स्टोन की कवर पर चिपकाती है। देखते ही देखते कवर का वो हिस्सा आग की तरह लाल हो जाता है और वहाँ से धुआं निकलने लगता है। इसके बाद लॉरेल गुडी की किताब से एक मंत्र पढ़ती है। इसी बीच वेंसडे खुद को जंजीरों से मुक्त करती है। लॉरेल की मंत्र पढ़ने के बाद पूरी कब्र और उसके चारों ओर रखे मरे हुए लोगों के अंगों में बिजली पैदा होने लगती है और प्रक्रिया पूरे होते ही जाग जाता है जोसेफ क्रैक स्टोन। वेंसडे बड़ी हिम्मत से उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन शक्तिशाली क्रैक स्टोन के सामने वो 2 पल भी नहीं टिक पाती। क्रैक स्टोन उसके पेट में घूरा छोपकर वहाँ से नेवरमोर को तबाह करने चला जाता है। नेवरमोर में एजेक्स एनिड को गुप्त लाइब्रेरी में ले जाता है। वहाँ बाकी नाइट सीड्स भी मौजूद थे। एजेक्स और एनिड सबको बताते हैं कि लॉरेल और टाइलर प्रिंसिपल का खून कर वेंसडे को क्रैक स्टोन की गुफा में ले गए हैं। ये सब लोग मिलकर ये तय करते हैं कि सबसे पहले वो लोग नेवरमोर में मौजूद सभी लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। बियंका और उसके बाकी सायरन साथी अपनी सायरन शक्ति की मदद से ये काम करेंगे। एनिड थिंक के साथ मिलकर वेंसडे को ढूंढने निकल जाती है। वेंसडे क्रैक स्टोन की गुफा में अधमरी हालत में पड़ी होती है। उसकी जान अब बस चंद मिनटों की मोहताज थी। तभी गुडी वहाँ प्रकट होती है। गुडी वेंसडे को बताती है कि उसने अपने गले में जो ताबीज पहन रखा है वो ताबीज काफी शक्तिशाली है। उसकी मदद से वो वेंसडे के शरीर के अंदर जाकर उसके सारे घाव भर देगी। लेकिन इस बात में सिर्फ दिक्कत ये है कि इसके बाद गुडी कभी उसकी मदद करने वापस नहीं आ पाएगी। इसके बाद गुडी वेंसडे के शरीर से चाकू निकालती है और उसके शरीर में प्रवेश करती है। दूसरी ओर शेरिफ जंगल के बीचों बीच अपनी गाड़ी रोकता है। वो अपने मोबाइल से टाइलर को ट्रैक कर रहा होता है। वो गाड़ी से उतरकर कहीं चला जाता है। उस जगह से थोड़ी ही दूर एनिड थिंक के साथ वेंसडे को ढूंढने जा रही थी कि तभी उसे कुछ हो जाता है। वो नीचे गिर जाती है और वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदलने लगती है। वहाँ से थोड़ी ही दूर वेंसडे तेजी से नेवरमोर की तरफ भाग रही थी।
थी, लेकिन टायलर बीच में ही उसका रास्ता रोकता है। टायलर वेंसडे को एक दर्दनाक मौत देने के लिए तैयार था। वो तुरंत अपने हाइड रूप में बदल जाता है। वो वेंसडे को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी एनिड उस पर हमला बोल देती है। एनिड को वेयरवुल्फ रूप में देख वेंसडे एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन वेंसडे फिर से बिना समय गवाए नेवरमोर की तरफ भागती है। लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही क्रैकस्टोन आउटकास्ट पर अपना कहर बरपाने लॉरेल के साथ नेवरमोर पहुँच चुका था। गुफा से नेवरमोर तक के पूरे रास्ते में क्रैकस्टोन लॉरेल की बकबक से परेशान हो गया था। वो गुस्से से लॉरेल को वहाँ से भगा देता है। बियंका और उसके साथियों ने पहले ही लगभग सारे आउटकास्ट को नेवरमोर से निकाल दिया था, पर वे लोग अभी भी नेवरमोर में ही थे। क्रैकस्टोन अपनी जादुई अस्त्र से एक बहुत बड़ा धमाका करता है। नेवरमोर की तबाही में अब बस कुछ ही पलों का फासला था। उधर जंगल में थिंक जेवियर की हथकड़ियों को खोलकर उसे मुक्त करता है। वहीं शेरिफ घने जंगल में टायलर को ट्रैक कर रहा था। दूसरी ओर हाइड और एनिड के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। हाइड एनिड पर हावी हो रहा था, पर तभी शेरिफ आकर हाइड पर गोली चलाता है। इस वजह से हाइड का ध्यान बट जाता है। वो शेरिफ पर भी हमला करने वाला होता है कि तभी एनिड मौके का फायदा उठाकर उसे बुरी तरह से घायल कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होते ही हाइड फिर से अपने असली रूप में यानी टायलर के रूप में बदल जाता है। घायल एनिड भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ से अपने असली रूप में आने लगती है। थिंक उसका हाथ थामकर उसे सहारा देता है। एक मुसीबत तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी असली मुसीबत नेवरमोर में कहर बरपा रही थी। वेंसडे भी नेवरमोर पहुंच चुकी थी। क्रैकस्टोन वेंसडे को जिंदा देखकर चौंक जाता है। दोनों के बीच फिर से एक घमासान युद्ध होने ही वाला होता है कि तभी जेवियर तीर कमान लेकर वहां पहुंच जाता है और क्रैकस्टोन की तरफ तीर चलाता है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि एक साधारण तीर मायावी शक्तियों से लैस क्रैकस्टोन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्रैकस्टोन उस तीर की दिशा को हवा में ही मोड़कर जेवियर की तरफ चलाता है। तीर जेवियर की सांसें छीनने के लिए बढ़ ही रहा होता है कि वेंसडे बीच में आकर खुद उस तीर का निशाना बन जाती है। वेंसडे जेवियर को नेवरमोर में फंसे कुछ स्टूडेंट्स को लेकर वहां से भाग जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वेंसडे बड़ी बहादुरी से उस तीर को अपने कंधे से निकालती है और जमीन पर पड़ी तलवार को उठाकर क्रैकस्टोन का सामना करने के लिए खड़ी होती है। इसके बाद दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई की शुरुआत होती है। क्रैकस्टोन अपने मायावी शस्त्र से वेंसडे की तलवारों को टुकड़ों में बिखर देता है और अपने शस्त्र की मदद से वेंसडे को असहनीय पीड़ा देने लगता है, पर तभी पीछे से बियंका उसकी पीठ में तलवार घुसा देती है। इससे क्रैकस्टोन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने एक वार से बियंका को दूर फेंक देता है। हालांकि बियंका की वजह से कुछ पलों के लिए उसका ध्यान वेंसडे से हट गया था। वेंसडे इसी मौके का फायदा उठाती है और नीचे गिरी तलवार के एक टुकड़े को क्रैकस्टोन के दिल में घुसाती है। दिल पर वार करते ही क्रैकस्टोन का शरीर आग में बदलने लगता है और देखते ही देखते एक धमाके के साथ उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। क्रैकस्टोन के मरने के बावजूद भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। नेवरमोर के गेट से बंदूक हाथ में लिए लॉरेल वहां आती है। लॉरेल वेंसडे से कहती है कि भले ही वो सारे आउटकास्ट को नहीं मार पाएगी, पर कम से कम वो उसे तो मौत की नींद जरूर सुलाएगी। हालांकि उसकी यह इच्छा भी पूरी नहीं होती, क्योंकि तभी यूजिन अपनी मधुमक्खियों के साथ वहां आता है। सारी मधुमक्खियां लॉरेल को घेर लेती है। आखिरकार उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका था। वेंसडे उसके चेहरे पर जोर से लात मारकर अपनी भड़ास उतारती है। नेवरमोर के सभी स्टूडेंट्स सुरक्षित जंगल में खड़े थे। तभी एजेक्स की नजर एनिड पर पड़ती है। वो भागते हुए उसकी तरफ जाता है। एनिड का चेहरा खून से भरा हुआ था। एनिड वेंसडे के बारे में पूछती है। तभी वेंसडे सामने से आती हुई दिखती है। वो दौड़ते हुए वेंसडे की तरफ जाती है और उसे गले लगाती है। वेंसडे कभी किसी के गले नहीं लगती, लेकिन एनिड की दोस्ती देख के वो भी उसे गले लगा लेती है। अगले दिन वेंसडे सबसे विदा लेती है। वो जेवियर से भी मिलती है। जेवियर पर लगे सारे आरोप हटा दिए गए थे। जेवियर वेंसडे को गुड बाय गिफ्ट के तौर पर एक स्मार्टफोन देता है। वो कहता है कि उसने अपना नंबर इसमें सेव भी कर दिया है। वेंसडे गिफ्ट लेती है और वहाँ से चली जाती है। सीरीज के अंत में वेंसडे को अपनी कार में बैठकर घर जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी उसे जेवियर द्वारा दिए फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आता है। तब वेंसडे देखती है तो दंग रह जाती है। किसी ने उसे टायलर और जेवियर के साथ के फोटोज भेजे थे और नीचे लिखा हुआ था कि वो उस पर नजर रखे हुए है। वेंसडे सोच में पड़ जाती है कि अब ये आखिर नया स्टोकर कौन है। तभी वेंसडे की कार के नजदीक से पुलिस की गाड़ी जाती है, जिसमें टायलर को बांधकर ले जाया जा रहा था। तभी टायलर खुद को हाइड राक्षस में बदल लेता है और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ खत्म होती है। तो ये सीरीज कैसी लगी और इसके नेक्स्ट एपिसोड में कौन वो छुपा शख्स है जो ये सब कर रहा है? अगर इस बात का अंदाजा है तो कमेंट में बताओ। सेकंड सीजन आने पर देखेंगे क्या आपका अंदाजा सही था।